गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी किया हुआ था? प्रतिबल के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक। और प्रतिबल और विकृति, इसके बारे में हम लोग जो लास्ट लेक्चर था उसके आखिरी स्टेज पे हम लोगों ने प्रतिबल और विकृति के बारे में पढ़ा हुआ था। उसके जस्ट बाद हम लोगों ने यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा हुआ था। तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा हुआ था जिसकी वैल्यू ई की वैल्यू क्या थी? प्रतिबल अपान जो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होती है, ठीक है। दैट मीन्स वो कहाँ से निकल करके आया था? वो हुक्स के लॉ से निकल करके आया था, जो हुक का नियम होता है। आज हम लोग उसी का थोड़ा सा एक पॉइंट पढ़ते हैं और थोड़ा सा एक हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे अलग अलग। उन ऑब्जेक्ट को हम लोग सीरियलाइज करेंगे, इस हिसाब से सीरियलाइज करेंगे। उनके जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होंगे वो उनका जो सीक्वेंस होगा या तो बढ़ते हुए क्रम में होगा या तो घटते हुए क्रम में। इन दोनों में से किसी एक क्रम में हम लोग लिख लेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि अगर प्रत्यास्था गुणांक बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो जो प्रत्यास्था गुणांक बढ़ता हुआ चला जाएगा, वो चीज उसकी जो यंग अगर कहने मतलब यह है कि अगर यंग प्रत्यास्था गुणांक अगर बढ़ रहा है तो उस पर क्या है? प्रतिबल ज्यादा होगा। और वो चीज कम यंग प्रत्यास्था गुणांक है, यानी कहने मतलब है उसकी इलास्टिसिटी जो है, प्रत्यास्थता जो है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको सीरियलाइज करके देखेंगे। उससे जस्ट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, ठीक। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक को आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि बस वहां पे जनरली हम लोगों ने देखा क्या था कि जो प्रत्यास्था गुणांक ई था, ई की जो वैल्यू थी वो क्या थी? प्रतिबल बटे यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी विकृति, ठीक, ये थी। अब यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कि ये तो क्या था? ये प्रत्यास्था गुणांक है। ये क्या है? प्रत्यास्था गुणांक है, कोफिशिएंट है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे क्या होगा? यंग इलास्टिसिटी क्या होगी? उसको हम लोग लिखेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। उसकी जगह में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ये ठीक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अच्छा, ये जनरली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, जरा इस चीज को देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट दिया है, ये क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस पे जब इस तरीके से जनरली ये क्या है? अनुप्रस्थ है, ठीक। इस तरीके से अगर हम कोई भी यानी कुछ भी प्रतिबल लगाते हैं, कोई भी हम लोग क्या बोलते हैं? विरूपक बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ऐसे, ठीक। एक ये इस तरीके से लगा सकते हैं, एक ये इस तरीके से लगा सकते हैं। जब इस तरीके से लगाएंगे तो इस तरीके से जो उसमें चेंजेज आएंगे तो उसको क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेंगे। तो इसके जो है शेप, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो चेंजेज आएंगे उसको बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? जो भी विकृति होगी, जो उसमें उसके जो उसका जो उसकी जो अवस्था है उसमें जो परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। थोड़ा सा आप लोग इन्हीं सब चीजों को लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिए। वस्तुओं के यंग प्रत्यास्था गुणांक बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। यंग प्रत्यास्था गुणांक बढ़ते हुए क्रम में, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जितने भी यंग इलास्टिसिटी जो है उसको जो है हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस इसको बोलते हैं, ठीक। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस कोफिशिएंट, इसको सबसे पहले लिख लीजिएगा रबर। ये बढ़ता हुआ क्रम है, कहने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं? ये क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले छोटा,
सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। यानी कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसका यंग मॉडुलस जो होगा सबसे कम होगा, उसके बाद उससे ज्यादा यंग मॉडुलस होगा और उससे ज्यादा यंग मॉडुलस होगा। लास्ट में बढ़ते 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 क्या होगा, जो फाइनल लास्ट में जो लिखा होगा उसका यंग मॉडुलस क्या है, सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से मैं डिवाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा रबर, दूसरे नंबर पे नायलॉन, ठीक है, और फिर इसके बाद लकड़ी, लकड़ी हो गया, बोन हो गया, हड्डी यानी कि हड्डी, इसके बाद हो गया ग्लास यानी शीशा, फिर इसके बाद हो गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, यहां पे 7वां नंबर डाल देते हैं। दांत का इनेमल जो हड्डी की तरह होता है, दांत का इनेमल 8वें नंबर पे। पीतल, ब्रॉन्ज, ठीक है। इसके बाद है टाइटेनियम 9 नंबर पे, टाइटेनियम। 10वें नंबर पे स्टील, 11 नंबर पे टंगस्टन, टंगस्टन जो बल्ब में लगा रहता है। टंगस्टन का जो होता है विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ठीक, यानी कि उसको विद्युत प्रतिरोध है कि कहने मतलब यह है कि जितना ज्यादा विद्युत प्रतिरोध होगा उसका ताप बहुत ही ज्यादा होगा। जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है टंगस्टन तभी जो है टूटता है, नहीं जल्दी टूटता नहीं, ठीक है। टंगस्टन हो गया। ग्राफीन 12 नंबर पे, ग्राफीन। एंड 13 नंबर पे हीरा, और लास्ट है 14 ग्रेफाइट, सॉरी कार्बाइड। तो ये है, इनको याद, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, एक बार मैं इसको एक बार रिकॉल कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक कहने मतलब ये है, अगर यंग प्रत्यास्था गुणांक जिस भी पदार्थ का सबसे ज्यादा होगा उस पे सबसे ज्यादा क्या है, प्रतिबल लगेगा, ठीक, प्रतिबल लगेगा और विकृति जो होगी ना के बराबर होगी। इसे क्या है, कोई बहुत ही हार्ड पदार्थ है, बहुत ही यानी सबसे कठोर पदार्थ है, उस कठोर पदार्थ में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जब प्रतिबल लगाएंगे तो क्या होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक बहुत ज्यादा होगा, ठीक, और उस पे विकृति ना के बराबर होगी। ऐसा पदार्थ जिसमें जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक बहुत ज्यादा और विकृति क्या है, ना के बराबर हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक बहुत ज्यादा है, कहने मतलब ये है, ठीक। तो ये क्या है, ये मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले यानी इसका सबसे कम होगा, इसका यानी दबाएंगे, दबाने के बाद क्या होगा, इस पे तुरंत यानी कहने मतलब चेंजेस हो जाएगा, थोड़ा सा मोड़ किया तो क्या है, मुड़ गया। तो इस तरीके से क्या है, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तरल लिक्विड पे आते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, जिससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम लोग एक बार देख लेंगे। सबसे जिस तरीके से हमने देखा हुआ है कि जिस तरीके से हमने देखा है ठोस में, उस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे फ्लूइड में देखेंगे, फ्लूइड, ठीक, फ्लूइड को बोलते हैं तरल। इन चीजों को ध्यान दीजिए। और फ्लूइड में क्या है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लिक्विड, ठीक, एक होता है गैस। ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, बहते हैं, फ्लो होते हैं, फ्लोट होते हैं, ठीक, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों में प्रवाह होता है, दोनों में क्या होता है, प्रवाह होता है। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि जो स्वतंत्र अवस्था से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग तरल बोलते हैं। ये इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसेस। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। इसका भी इसका क्या होता है, इसका भी शेप जो होता है अनिश्चित होता है, आकार जो होता है, जो आकृति होती है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक। इसका भी आकार जो होता है अनिश्चित होता है, आकार
अनिश्चित होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी द्रव किसी भी पदार्थ में रखा जाएगा तो वो उसी का ही आकार ले लेता है। जिस भी, अगर ग्लास में रखा गया, एक ग्लास पानी को क्या किया हम लोगों ने, अगर उसको हम लोगों ने जग में डाला तो जग का शेप ले लेगा, ठीक है। अगर हमने उसको किसी भी थाली में डाला तो उसका भी शेप ले लेगा। उसी तरीके से होता क्या है कि ये गैसेस जो है जितनी जगह पे, जिस जगह पे जो है रखी जाएंगी वो उसी का आकार ले लेंगे। बैलून में अगर भरा जाएगा तो बैलून का शेप ले लेगा, ठीक। तो इस तरीके से एक चीज यहाँ पे डिफरेंट होती है, यहाँ पे आयतन जो होता है लिक्विड का वो निश्चित होता है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पे गैस का वॉल्यूम जो होता है, गैस का वॉल्यूम भी अनिश्चित होता है, वॉल्यूम भी होता है नॉट फिक्स्ड, ठीक। गैस का वॉल्यूम, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बैलून भर की जो है हवा है उसको अगर हम लोग कमरे भर में डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, वो एक्सपेंड होकर के पूरे कमरे में फैल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी एक ऐसी जगह हो पूरे कमरे में जो खाली रहे बिना गैस के। ये बात समझ में आई? कहने मतलब यह है जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड के टू टाइप होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसेस, ठीक। दोनों का ही आकार, कहने मतलब जो आकृति होती है ग्रहण करने की, वो आकृति हो या आकार हो, दोनों का अनिश्चित होता है। जिस जगह पर रखे जाते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का निश्चित होता है। एक ग्लास अगर पानी है तो वो एक ग्लास ही रहेगा, वो एक जग या एक बाल्टी या एक टंकी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब लिक्विड में आयतन जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। लेकिन यहाँ गैसेस में क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इतना अगर हम लोग करते हैं तो इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतराण्विक फोर्स क्या होता है? अंतराण्विक जिसको बोलते हैं, यहां पे मैं पहले हिंदी लिखता हूं, अंतराण्विक, ठीक। अंतराण्विक बल, इसी को देख लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक। इंटर मतलब होता है अंदर ही अंदर, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु। ये क्या है से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक। मॉलिक्यूल मीन्स होता है अणु, ठीक। बात समझिएगा मेरी। जो अंतराण्विक फोर्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो अंतराण्विक फोर्स होता क्या है, ठीक। जो भी जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। क्या है, जैसे कि ये क्या है, सॉलिड है, ठीक। बात समझिए, ये क्या है, बहुत छोटे 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 छोटे, इस तरीके से अगर हम लोग इस तरीके से इसको बना दें, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, अणु हैं। क्या है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। इन्हीं कणों को हम लोग बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं, इन्हीं कणों को बोलते हैं अणु। और इन्हीं अणुओं के बीच में लगने वाला, इन्हीं परस्पर दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल, दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। बात समझ में, क्या कहलाता है, अंतराण्विक बल कहलाता है। ये जो अंतराण्विक बल होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है ससंजक बल, एक होता है ससंजक होता है, एक असंजक होता है। इनकी हिंदी, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूं, ये टू टाइप का होता है। एक है ससंजक, ठीक। इसको बोलते हैं एहसिव, कोहेसिव, ओके, कोहेसिव बोलते हैं। एक होता असंजक, ससंजक नहीं, असंजक बल, इसको बोलते हैं कोहेसिव बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडहेसिव।
एडिसिव। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है क्या है, एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है। ठीक, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है, उसको बोलते हैं अंतराणविक बल। ठीक, अब ये दो प्रकार का होता है, ससंजक और असंजक। ठीक, अब ससंजक क्या होता है, ससंजक क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। किसी पदार्थ के एक ही पदार्थ, या समझ लीजिए एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, एक ही पदार्थ के, यानी सेम ऑब्जेक्ट। ठीक, सेम होना चाहिए। अब इसमें क्या है, अलग अलग पदार्थों के बीच के अणुओं के बीच में, जैसे हो गया कांच हो गया, और क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक, कांच हो गया और पानी हो गया, बात समझ में आई। कांच हो गया, पानी हो गया, तो कांच और पानी के अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, एडिसिव फोर्स होगा। और केवल पानी और पानी के बीच में जो अणु हो, केवल पानी और पानी होगा। ठीक, या केवल तेल जो होगा, तेल के अणुओं के बीच में जो बल लगेगा, तेल की बूंदें अलग अलग हैं, वो इकट्ठा हो जाती हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं। पानी के ऊपर अगर हम लोग तेल छिड़क दें, उसको धीरे धीरे ऐसे 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 करें, तो क्या होगा, जितनी भी बूंदें होंगी वो सब जगह पे क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। तब उसको हम लोग बोलेंगे ससंजक बल। उन बूंदों के बीच में, जो पानी के ऊपर तेल की बूंदें उतरा रही हैं, तैर रही हैं, उन बूंदों के बीच में जो बूंदें चिपक जाती हैं, उन बूंदों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, वो होगा ससंजक बल। और ये क्या है, कागज गीला हो जाता है या कांच की प्लेट पानी से गीली हो जाती है, तो उसको बोलेंगे वहां पे कैसे गीली हो जाती है, वो असंजक बल के कारण गीली हो जाएगी। वो असंजक बल क्या है, एक प्रकार का क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यानी अणुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट मींस अंतराणविक बल बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे कि पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट जो वही बोला है, नंबर 1, जल के ऊपर या पानी के ऊपर तैरती हुई तेल की बूंदें, ओके, ये होगा। दूसरा हो गया, जल से भीगी हुई प्लेटों को, जल से भीगी हुई प्लेटों को अलग करने के टाइम में, अलग करना। कहने मतलब ये है, जल की, जैसे पानी है, पानी में 2 प्लेटें भीगी हुई हैं, अब उनको क्या करेंगे, हम अलग करेंगे। तो क्या है, प्लेटों के बीच में क्या था, पानी था। ठीक, पानी था, वो क्या कर रहा था, उन दोनों को, प्लेटों को चिपका के रखा हुआ था, इसलिए क्या करेंगे, उनको अलग करने में हमें एक अलग एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो एक ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद असंजक का लिख लेते हैं। असंजक में क्या लिखेंगे, किसी वस्तु या बर्तन चाहे बर्तन हो, बर्तन का पानी से भीगना। ठीक, पानी से भीगेगी तभी जब अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक पानी है, एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ठीक, चाहे कांच हो, चाहे कपड़ा हो, कुछ भी हो, जब पानी से भीगता है तो क्यों भीगता है, वो असंजक यानी कि एडिसिव फोर्स के कारण ही भीगता है। नंबर 4, ब्लैक बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बोर्ड पे चाक का लिखना, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखना।
कहने मतलब ये है ब्लैक बोर्ड पर जो चाक होता है, चाक के जो है पार्टिकल जो है कण कैसे चिपक जाते हैं। तो एक तो ब्लैक बोर्ड हो गया, उसके जो है यानी कि जो उसमें उसके जो अणु हैं अलग अलग हो गया अणु। एक चाक है, अगर वहां पे असंजक बल नहीं होता तो जितनी चाक है तो क्या होती, झड़ जाती नीचे, ठीक, गिर जाती। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि जो चाक है, चाक से हम तभी पॉसिबल है लिखना बोर्ड पर जब अगर वहां पे एडिसिव फोर्स यानी कहने मतलब असंजक बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, यहां पे हम लोग लिखेंगे सरफेस टेंशन। ठीक, इसको ध्यान दे दीजिएगा, पृष्ठ तनाव। यहां पे हम ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे। पृष्ठ तनाव होता क्या है? पृष्ठ तनाव क्या है? एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है, ठीक, एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है। क्या है प्रवृत्ति? प्रवृत्ति किसकी प्रवृत्ति होती है? जल की। जल भी हो सकता है, किसी भी वस्तु का भी हो सकता है, ठीक, वस्तु का भी होता है, किसी भी वस्तु की प्रवृत्ति होती है। या ये बोल रहे हैं वस्तु में दोनों आ जाएंगी, चाहे ये बोले द्रव की, ठीक, द्रव की। अब यहां पे किसी भी द्रव की क्या है या वस्तु की क्या होती है? एक प्रवृत्ति होती है जो अपने आकार को संकुचित करती है, ठीक, क्या करती है? जो अपने आकार को संकुचित करती है। जैसे कि वर्षा की बूंद, वर्षा की जो बूंद होती है वो क्या होती है? एकदम गोल होती है। वर्षा की बूंद का गोल होना ही क्या होता है? कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। तो गोल का मतलब क्या है? जो बूंदें हैं वो अपने आकार को, अब जैसे वही बूंद अगर चौकोर हो जाती, मेरी बात ध्यान सुनना, जो चौकोर हो जाती तो उसका क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा हो जाता, ठीक। अब कोई भी चीज जब गोल होती है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? कम ही होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल कम होता है। तो कहने मतलब यह है कि पृष्ठ तनाव एक प्रकार की किसी वस्तु या किसी द्रव की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखती है। क्या करती है? न्यूनतम रखती है, ठीक। तो यहाँ पे इसका फार्मूला ये है कि पृष्ठ तनाव होता क्या है? एकांक यानी कि एकांक इकाई वाले ऑब्जेक्ट पर, एकांक इकाई वाले वस्तु पर जो है लंबवत बल जो लगाया गया, या एकांक लंबाई वाले या एकांक क्षेत्रफल वाले, ठीक। एकांक लंबाई या एकांक क्षेत्रफल वाले। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव होता है उसको हम लोग टी से अगर रिप्रेजेंट कर दें, टेंशन फॉर टी, ठीक, ये होता है। यहां पे एकांक कहने मतलब ये है कि क्षेत्रफल का मतलब अगर यहां से यूनिट एरिया आता है, अगर ये ए एकांक होगा, तो यहां पे कहने मतलब अगर ये एकांक तभी होगा जब उसकी लंबाई, जब लेंथ है वो कितनी हो जाए? 1 हो जाए, तभी एकांक आएगा। तो पॉसिबल तो है नहीं। अगर ये एल की वैल्यू 1 नहीं होगी तो एक जो है एकांक नहीं होगा। कहने मतलब कोई भी अनुप्रस्थ काट से जो भी यूनिट सेक्शन एरिया होगा, किसी भी यूनिट एरिया सेक्शन पे जो परपेंडिकुलर कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका जो पृष्ठ तनाव होगा वो क्या होगा? उस भी जो सरफेस जो भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, यूनिट सरफेस यूनिट जो है सरफेस सेक्शन एरिया अगर 1 है तो उस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? कुछ भी हो। यानी कि यहां से ये फॉर्मूला है। कहने मतलब ये क्या है? ये क्या है? 1 है, ये 1
कब होगा? जब उसकी लंबाई भी एक होगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो भी है इस तरीके से अगर उस पर अगर हम लोग पृष्ठ तनाव कहें, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर पृष्ठ तनाव ये क्या है? टी। ठीक, ये क्या है? टी। टी क्या है? किसी भी, अब उस पर क्या है? कोई भी फोर्स लगने वाला, ये क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स। ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या है? लंबवत। लंबवत क्या है? बल है। ठीक, ये क्या है? लंबवत बल है। ये क्या है? एकांक क्षेत्रफल है। ये क्या है? यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल। ठीक, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को, ये जो होता है तनाव कैसा लगता है? जो झोल होता है। अगर ऐसे मान लीजिए दो लोग उधर से पकड़े, दो लोग इधर से पकड़े, कोई भी चीज है उसको ऐसे ऐसे करें, ठीक, ऐसे ऐसे करें, तो उसपे एक तनाव होगा। जो तनाव होगा, अब जब फील करेंगे, जो तनाव होगा वो कैसे? ऐसे ऐसे पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे पड़ेगा। ठीक, बात समझ रहे ना मेरी बात को? कुछ भी हो, कोई भी चीज, चाहे पॉलीथीन ले लें, चाहे कोई चादर ले लें, कुछ भी ले लें, तो उस पर क्या होगा? ऐसे ऐसे उसको करें, तो उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो उसका शेप कैसे होगा? वो सर्किल के फॉर्मेट में आएगा, ऐसे ऐसे सर्किल के फॉर्मेट में आएगा, ऐसे ऐसे आएगा ना सर्किल के फॉर्मेट में, ऐसे ऐसे, इस तरीके से प्रैक्टिकली आप लोग फील कीजिएगा ऐसे ऐसे। तो जब ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या है? वो सर्कल, इसीलिए बोलते हैं जब सर्किल के फॉर्मेट में आ जाता है उस पे जो है तनाव, यानी कि कहने मतलब ये है गोल इसीलिए होती है क्योंकि उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है, और टेंशन के कारण ही वर्षा की बूंदे या कुछ भी हो वो क्या है? राउंड, यानी सर्कुलर फॉर्मेट में, यानी सर्कुलर फॉर्म में होती चली जाती है। और कैसा फोर्स लगता है? इस तरीके से, ऐसे से लगता है। तो कहने मतलब क्या है? किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? तनाव बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो ये था इसका लॉजिक। इसके कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। अब इसका जो है, इसके पॉइंट्स में ये क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे उसको हम लोग फील करते हैं। एक चीज और है, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, साबुन या साबुन हो या चाहे डिटर्जेंट हो, किसी भी वस्तु में कोई भी चीज सरफेस टेंशन के कारण ही हमारे जो कॉलर्स होते हैं वो गंदे होते हैं। ठीक, जो कॉलर हैं, जो हाथ है, जो हमारे कपड़ों में जो मैल लगता है वो सरफेस टेंशन के कारण ही लगता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही लगता है। ठीक, तो क्या करते हैं? अभी पृष्ठ तनाव के कारण जितने भी अदर जो मैल के जो कण हैं, अणु हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हमारे क्या है? शर्ट पे चिपक जाते हैं। ठीक, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि शर्ट अलग है, शर्ट का जो कपड़ा होता है वो दूसरा कण है, और जो मैल के कण है वो दूसरे कण है, वो क्या होते हैं? असंजक बल के कारण है, चिपक जाते हैं। ठीक, और जो उनमें पृष्ठ तनाव के कारण वो छूटते नहीं, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हम साबुन या डिटर्जेंट से यूज करके उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण वो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी चीजें होती है, जितने भी मैल होती है, छूट जाती है। ठीक, बात समझ में आई? एक तो ये हो गया। चाहे पारे की छोटी छोटी बूंद हो, चाहे वर्षा की जो बूंदें होती हैं, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती हैं। ठीक है, एक चीज है यहाँ पे कैपिलरीज। ठीक, कोशिकत्व तो क्या होता है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कोशिकत्व, कोशिकत्व इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक, कैपिलरिटी बोलते हैं, कैपिलरिटी। ठीक, द्रव का कैपिलरिटी होती बहुत ही आसान है। किसी भी लिक्विड का, कोई भी द्रव है, ठीक, लिक्विड का केस नली, ठीक, केस नली क्या होती है? कोश, यहाँ पे केशिकत्व है, कोशिकत्व नहीं। ठीक, वो तो सेल हो जाएगी। केशिकत्व, केस नली, यहाँ पे एक टर्म आता है केस नली। ठीक, द्रव का, किसी भी द्रव का केस नली के द्वारा ऊपर चढ़ना, क्या है? ऊपर चढ़ना। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, आप लोग सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी भी द्रव का केस नली द्वारा ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है? उठने के गुण को ही, द्रव के केस नली द्वारा ऊपर की ओर उठने के गुण को ही क्या बोलते हैं? केशिकत्व बोलते हैं। अब यहाँ पे केस नली क्या होती है? यानी कांच की क्या है? पतली पतली क्या होती है? बहुत ही पतली नली को, ये क्या है? कांच की पतली नली, किसी भी यानी ग्लास की पतली नली को, कांच की पतली नली को क्या बोलते हैं? केस नली बोलते हैं। बस सिंपल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। अब जैसे यहाँ पे लालटेन में मिट्टी का जो तेल होता है, लालटेन में मिट्टी का तेल, और मोमबत्ती में जो है, जो मोमबत्ती होती है, मोम में जो धागा होता है ऊपर जो है गर्म होकर के ऊपर की ओर चढ़ना, ये सब क्या है, केश नली के यानी केशकत्व के ही कारण है। ठीक, किसी तौलिए का पानी से भीग जाना, तौलिए में देखा होगा बारीक बारीक क्या होते हैं, धागे पड़े होते हैं, उन धागों से पानी का ऊपर चढ़ जाना, पूरी चादर का जो है, पूरी तौलिए का गीला हो जाना, ये भी क्या है, किस कारण से होता है, केशकत्व के कारण होता है। ठीक, पौधों में जड़ों से पानी, जो जब जड़ों को पानी मिलता है तो क्या होता है, पूरे पौधे में सप्लाई हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे केशिकत्व का एग्जाम्पल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्प्लावन बल के बारे में। उत्प्लावन, इसको भी देख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायंसी, BUIANCY, यहां पे सी है, बायंसी। ठीक, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये उत्प्लावन बल होता है क्या है, द्रव का एक गुण होता है, क्या है, किसी भी द्रव में अप्लाई होने वाला बल है। अब होता क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये क्या है, ये है पानी का टैंक, पानी का टैंक। ठीक, अब इसमें यहां तक मैंने पानी भर दिया, ये इस तरीके से, ये क्या है, पानी। ठीक, पानी से भरा हुआ पूरा टैंक है। अब मेरी बात, कहानी को सुनिएगा। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, ये क्या किया हमने, किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोया, डुबोने के बाद क्या किया हमने, ताकत लगाया। डुबोएंगे तो ताकत लगेगी। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव क्या करता है, वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, ये क्या है, फोर्स लगाया। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव वस्तु पे एक ऊपर की ओर बल लगाती है, द्रव ऊपर यानी वस्तु पे जो है ऊपर की ओर बल लगाता है, तो इसी बल को, विपरीत बल को उत्प्लावन बल यानी बायंसी फोर्स बोलते हैं। बात समझ, बहुत ही सिंपल है, एकदम कट। ठीक, समझ में आया? ये पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी में कोई भी ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, दबाया, डाला, डुबोने की कोशिश की, तो होगा क्या, क्या होगा, द्रव इस ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर एक विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बल लगाएगा, इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक, बात समझ में? अब यहां से कुछ चीजें हैं, आगे हम लोग जब बात करेंगे, जैसे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ये, अब जैसे यहां पे क्या हुआ, ये पानी है, भरा हुआ है, ये पानी है, इस तरीके से भरा हुआ है। दो चीजें होंगी, जैसे कोई भी गेंद है, ये हल्की सी दिख रही, डूब गई, हल्की सी दिख रही है, तैर रही है, ये क्या है, दिख रही है, तैर रही है। अब ये क्या है, एक ये इस तरीके से हल्की सी दिख रही है, ये डूब रही है, दिख रही है, यानी कि ये डूब रही है। एक और है, ये इस तरीके से, ये डूब गई। ठीक, अगर उस किसी भी वस्तु का उत्प्लावन बल अगर ज्यादा होगा, ठीक, अगर वस्तु, मेन चीज क्या है, वस्तु के घनत्व या भार से, घनत्व क्या होता है, डी। कोई भी अगर वस्तु है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये है घनत्व। ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर घनत्व ज्यादा होगा, द्रव्यमान, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका भार ज्यादा होगा तो क्या है, उस पर उत्प्लावन बल भी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, अगर घनत्व ज्यादा है, अगर डी ज्यादा है, ठीक, अगर घनत्व ज्यादा है तो क्या है, उसका भार भी ज्यादा होगा। भार क्या होगा, वस्तु का भार ज्यादा होगा। अगर ये दोनों डी यानी कि घनत्व उस वस्तु के भार के बराबर, यानी कि जो भी है, अगर घनत्व ज्यादा है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर घनत्व यानी भार ज्यादा, इस भार के बराबर अगर उत्प्लावन बल होगा, अगर भार के बराबर उत्प्लावन बल होगा तो यहां पे क्या है, यानी कि जो बल है इस W के, यानी कि वस्तु के अगर
अगर वस्तु के भार के बराबर उत्प्लावन बल होगा तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी, केवल सरफेस पे, यानी कुछ नहीं दिखेगा उसका। द्रव की सतह पर क्या है, यानी जो है पूरी तरीके से डूबेगी, बस उसकी एक लेयर क्या है, थोड़ा सा दिखती रहेगी, तैरेगी, डूब जाएगी, अंदर आ जाएगी और डूबेगी, ये कंडीशन है। अब क्या है, अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है इसके भार से तो वस्तु ऊपर की ओर यानी उसकी सतह पर तैरती रहेगी। अगर उत्प्लावन बल कम है, वस्तु का भार ज्यादा है, तो ये क्या है, ये पूरी तरीके से डूब जाएगी। यानी कि जो भी है वस्तु द्वारा हटाए गए जो भी भार होगा, वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार, यानी जो वस्तु द्वारा जो भी हटाया है वो उत्प्लावन बल से क्या है, वो उत्प्लावन बल से बहुत ज्यादा है कोई भी। तो अगर वस्तु का भार, सिंपल सा यही समझना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर घनत्व ज्यादा है उत्प्लावन बल से, ठीक, तो क्या है, वो डूब जाएगी। जैसे लोहे की कील होती है, लोहे की कील का जो फोर्स हो गया, जो भार होता है, वो क्या होता है, उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। लोहे की लकड़ी जो होती है, लकड़ी का घनत्व कम होता है, इसलिए लकड़ी के गुटके वगैरह जो है जमीन द्रव की सतह पर तैरते रहते हैं। लेकिन जो कील होती है, जो लोहा होता है, लोहे का घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उत्प्लावन बल की अपेक्षा जो उस पर लगने वाला बल है, द्रव द्वारा जो लगने वाला बल है, उससे कहीं ज्यादा होता है, इसलिए क्या होती है, वो डूब जाते हैं। सिंपल सा यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, इसी को आप लोग ध्यान से फिगर को ध्यान रखना, ठीक। इसके आगे हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। दाब, दाब क्या है, दाब प्रेशर, ठीक, फटाफट देख लेते हैं, आज खत्म भी कर देते हैं। किसी वस्तु के सतह पर लगने वाला एक, यानी कि जो सतह पर एकांक सतह, यानी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला P/F, जैसे तनाव होता है, उसी तरीके से क्या होता है, ये तनाव द्रव के रिस्पेक्ट में है, और जो दाब है वो जनरल ऐसे के रिस्पेक्ट में है। ये क्या होता है, किसी वस्तु की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है पास्कल होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक, इसको भी देख लीजिएगा। और एक चीज ये है, यहां पे ध्यान से देखने वाला ये है, कहने मतलब ये है कि अगर क्षेत्रफल, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, किसी भी सतह का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा उस पे दाब भी ज्यादा लगेगा, ठीक, क्या है, क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, दाब ज्यादा लगेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जैसे बैलून है, ठीक, बैलून को क्या करेंगे हम, ऐसे दबाएं, ठीक, ऐसे दबाएंगे तो नहीं फूटेगा, पिचकता चला जाएगा। लेकिन जब ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करेंगे तो नहीं फूटेगा। लेकिन वही छोटी सी सुई क्या करेंगे, उस पर जब चुभो देंगे तो फट से फूट जाएगा। तो ये सबसे बड़ा क्या है, उदाहरण है, ठीक, सबसे बड़ा उदाहरण है कि सुई की नोक से गुब्बारे को फोड़ना, और ये क्या है, ये दाब का इफेक्ट है। कहने मतलब है, कोई भी कील है, अगर कील की जो नोक है वो खराब हो जाए तो क्या है, दीवार पर आसानी से नहीं ठुकेगी, ऐसे ठक ठक। लेकिन नुकीली कील है तो उस पे क्या है, वो आसानी से दीवार पे गड़ जाएगी। बात समझ में? वहीं अगर मोटा, अगर आगे का उसका आगे का जो पोर्शन है कील का अगर मोटा कर दें, ठीक, तो क्या है, तभी वो दीवार पर नहीं धंसेगी। तो उसका क्षेत्रफल मिनिमम होना चाहिए, तो क्या है, उस पर दाब भी मैक्सिमम लगेगा। क्षेत्रफल मिनिमम, दाब मैक्सिमम, क्षेत्रफल मैक्सिमम, दाब मिनिमम, ठीक। और फोर्स भी क्या है, अगर दाब मिनिमम है तो उस पर फोर्स भी कम लगेगा। बात समझ में? ये बात समझना। एक चीज और यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है। एक क्या प्रॉपर्टीज है, जो दाब होता है, द्रव में जो दाब होता है वो क्या होता है, P = HdG, ठीक। यहाँ पे D क्या है, द्रव का घनत्व, ये क्या है, डेंसिटी है, घनत्व किसकी, द्रव की। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना कि किसी भी द्रव में अगर हम लोग द्रव पे प्रेशर लगा रहे हैं, ये जैसे इस तरीके से बर्तन है, कोई भी इस तरीके से बर्तन है, इस पे क्या है, पानी भरा हुआ है, इस पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, इस जो भी लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और अलग अलग जो है लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है। जल की डेंसिटी अलग होगी,
और जो तेल होगा तेल की डेंसिटी अलग होगी, तेल में भी कई वैरायटीज होते हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। ठीक, तो वहां से क्या कर सकते हैं, उस लिक्विड पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं वहां पे। एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्वथनांक और यानी कहने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या डिपेंड करेगा, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। ठीक, गलनांक दाब बढ़ने पर, ठीक, यानी कि दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ता है, गलनांक बढ़ता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जैसे एक, सॉरी यहां पे क्या लिखा है, ये गलत है। गलनांक जो होगा दाब बढ़ने पर कम होगा। ठीक, दाब बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मैंने उसको ऐसे लिख दिया था, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना यानी कहने का मतलब है कि बहुत देर में गलना। ठीक, समझ में आया। जैसे ही, जैसे मोमबत्ती किसी पर भी है प्रेशर, और एक चीज और है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वो क्या है, तापमान भी बढ़ता है। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये इंक्रीज होगा, अगर ये P अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा ना। ठीक, बात समझना, अगर दाब बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ेगा, यानी ताप टेम्परेचर बढ़ने पर क्या है, प्रेशर भी बढ़ता है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो गलनांक घट जाएगा, गलनांक क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। गलनांक घट रहा है इसका मतलब क्या है, वो इजिली पिघल रही है कोई भी वस्तु, जैसे मोम का पिघलना। मोम का पिघलना कहने मतलब ये है कि मोम जब पिघलेगी, कब पिघलेगी, जब उस पर टेम्परेचर आएगा, और टेम्परेचर कब आ जाएगा, उस पर जब प्रेशर फील होगा। ठीक, तो प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मेल्ट हो जाती है, पिघलती है, गलती है। ओके, और उससे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरीके से होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी वस्तु अगर आयतन ज्यादा है, ठीक, अगर आयतन, एक चीज ये है कि पहाड़ों पे क्या है, जल्दी कोई भी चीज उबलने लगती है। पहाड़ों पे क्या है, कोई भी चीज जल्दी उबलने लगती है। उबलने का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कहने मतलब ये है कि दाब, पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण, पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्या होता है, उसका जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। सॉरी, क्वथनांक क्या है, घट जाता है। कहने मतलब ये है, दाब बढ़ने पर, दाब कम होने पर क्वथनांक का घट जाना, और दाब बढ़ने पर क्वथनांक जो है बढ़ जाना। ये क्या होता है, यानी रिस्पेक्टिव बढ़ता जाता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स को देखा, और आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसके बाद जो साइंस का लेक्चर होगा उसमें हम लोग ओवरऑल इस जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी हम लोग पढ़ रहे थे, जितने भी मैटर्स हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स को क्या करेंगे हम लोग एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग इन सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टार्टिंग से लेकर के, चाहे मोशन हो, चाहे जितने भी उसके गति के यानी लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे न्यूटन फोर्स हो, फिर इधर हम लोग आए, किधर आए, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्टार्टिंग हम लोगों ने जितनी भी चीजें देखी, चाहे प्रस्तनाव देखा हुआ हो, चाहे प्रतिबल देखा हो, चाहे विकृति देखी हो, और उसके बाद यंग मॉडुलस देखा हुआ हो, उसके किस किस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, श्यानता के जो है क्या बोले हैं, केशिकत्व के बारे में देखा हुआ हो, और जो कुछ पॉइंट छूटे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग मेमोराइज एंड समराइज कर लेंगे। किसके दौरान, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दौरान। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, एक लॉजिकल बताने की कोशिश करेंगे किस कारण से इसका आंसर ये हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, और वीडियोस को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।